हेलो गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग भारत के बारे में देखेंगे, कृषि और सिंचाई। ये चैप्टर हम लोग के लिए है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर से जीके का क्वेश्चन बहुत फास्ट तैयार होता है और इससे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो कि जो कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। तो यह बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग आसानी से यानी कि बहुत इजीली समझिएगा, क्योंकि यह चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएगी ना तो लगेगा कि यार जीके का क्वेश्चन कहीं और से नहीं, सिर्फ आपको इसी में से घुमा कर फिरा कर इसी में से नचा कर देता है। तो देखिए आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में कितनी गहराई तक जाते हैं। शुरू कर रहे हैं पहली पॉइंट, कृषि। कृषि एवं सिंचाई शुरुआत में ही थीम था चैप्टर का। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे कृषि के बारे में। कृषि को हम लोग इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी कि हम लोग देखें कि शुरुआत में बच्चों को बता दे रहे हैं कि कृषि होती क्या है। कृषि उसे कहते हैं कि हमारी घरों या आस पड़ोस में होने वाली जो व्यवसाय है, व्यवसाय का मतलब जिससे कुछ न कुछ हम लोग घर के थ्रू क्या करते हैं कि बेचते हैं, खरीदते हैं। आम चीज़ जो यानी कि नॉर्मली चीज़ घरों में देखते होंगे कि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो तो समझ रहे होंगे कि कृषि क्या होती है। बाकी लोग जो शहर वाले होंगे थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि वो लोग थोड़ी सी कृषि से दूर रहते हैं, अपने आप को समझते हैं, लेकिन कहीं दूर नहीं है। सभी लोग कृषि में फंसा हुआ है, क्योंकि हमारा जो भारत है ना, एक कृषि प्रधान भारत देश है। यानी कि हमारा कृषि प्रधान देश है भारत। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हम लोग सबसे ज़्यादा यानी कि 55% लोग कृषि पर ही निर्भर है। बात कर रहे हैं कि खेतों वाले जो बच्चे होंगे यानी कि जो किसान के बेटे होंगे वो आसानी समझ रहे होंगे कि जो फसल से लेकर काटने यानी कि अनाज लाने तक, बोने से लेकर घरों में लाने तक की प्रक्रिया को ही कृषि नहीं कहते हैं। यह तो आम भाषा थी। कृषि को लोग खेत समझ लेते हैं कि वो जो किसान का बेटा होगा वो किसान होगा यानी कृषक होगा, तो कृषक है तो कृषि है। यह आम भाषा है, लेकिन कृषि के अंतर्गत और भी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे देश के लिए, आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर बातें करेंगे कौन कौन से कृषि के अंतर्गत आता है, तो खेत की फसल की बुआई से लेकर कटाई तक तो आती ही आती है। उसके बाद यह चीज़ें जो दिखाई गई है आपको, यह चीज़ें भी कृषि के अंतर्गत आती है। अगर आपको हम बताते चले कि देखिए पशुपालन में जैसे गाय भैंस हम लोग पालते हैं, खिलाते हैं, दूध बेचते हैं। अब दूध दही जो बेचा जाता है, पनीर बेचा जाता है, तो एक तरीके से वो भी तो आर्थिक सहायता हुई, यानी कि आर्थिक व्यापार हुआ। तो यानी कि एक तरीके से जीव को हम लोग पाल रहे हैं, यानी कि पशु को पाल रहे हैं। पशु को पालने के बाद उससे जो प्राप्त चीज़ें हुई कार्बनिक, यानी कि दूध हो गया, दही हो गया और पनीर हो गया, तो यह हम लोग चीज़ों आसपास के दुकानों में देखते होंगे कि खरीदते हुए बेचते हुए मिलते हैं लोग। तो एक तरीके से आर्थिक तो प्रक्रिया यहाँ पर भी हुई। दूसरा मुर्गी पालन। मुर्गी पालन भी एक कृषि पालन है। एग्जामों में इसी तरीके से पूछ दिया जाता है कि क्या मुर्गी पालन कृषि है, कृषि के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कृषि के अंतर्गत आने वाले के सारे जो हैं कैटेगरी हैं। कृषि का तात्पर्य यह होता है कि फसल केवल उत्पन्न करना नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत हम लोग पशुपालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट, झींगा और बागवानी, इसके बाद जो है बागवानी के बाद मत्स्य पालन जिसको हम लोग मछली पालन कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, ये सारी चीज़ें यह कृषि के अंतर्गत आती है। इसीलिए बोल सकते हैं कि कृषि केवल फसलें के उत्पन्न करने से को हम लोग नहीं कर देंगे। यह जो चीज़ें हैं यह आर्थिक रूप से हमारे एक तरीके से देश को बहुत ज़्यादा यानी कि लगभग 17% आय जो होती है कृषि से प्राप्त होती है। एक एग्जैक्ट डाटा है जो राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि आय प्राप्त होती है। उसी तरीके से बात करेंगे आगे की मनुष्य। देखिए मनुष्य यानी कि हमारे भारत के लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे पहले क्या उगाया, पौधों को उगाया। और पौधों को उगाने को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि नहीं बोलते हैं। पौधों के उगाने की यानी कि बहुत लार्जेस्ट एरिया में हम लोग फसल बोलते हैं, तो उसको हमको फसल करना चाहिए, फसल कहते हैं। और यानी कि जो फसल पौधे से उगाई गई। पशुपालन के अंतर्गत बातें करेंगे तो पशुपालन के अंतर्गत पक्षी और पशु दोनों ही शामिल होते हैं। यानी कि पक्षी इसमें और पशु अगर हम पालते हैं तो वह पशुपालन के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए पालता है। यानी कि हम जो है पशु इसीलिए पालते हैं, जैसे हम लोग गाय जो होते हैं, गैया हम लोग क्यों पालते हैं कि गैया से हमें दूध मिले, गोबर मिले। गोबर तो हमारा क्या हो जाएगा, ईंधन के रूप में प्रयोग हो जाएगा। और दूध जो होगा तो दूध की
यानी कि खाने के लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरीके से जितने भी हम लोग पालन करते हैं, पालन का मतलब ही होता है कि वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मनुष्य की उपयोग की चीज़ें है, इसीलिए वो पाल रहा है। मनुष्य तो वैसे भी स्वार्थी होता है, मनुष्य स्वार्थी इंसान भाई कैटेगरी में आता ही है, क्योंकि यह बिना स्वार्थ का यानी कि बिना लाभ का वह कुछ कर ही नहीं सकता है। कि यहाँ पर जितने पालन कर रहा है या तो उसको लाभ होगा या तो उससे डायरेक्टली लाभ नहीं है, तो वह पैसे कमाने के लिए यानी कि आर्थिक क्रिया के लिए यह पालन या कृषि का कार्य कर सकता है। देखिए वानिकी और मत्स्य पालन यहाँ पर लास्ट में दिया गया है कि वानिकी और मत्स्य पालन, यहाँ पर वानिकी छूट गया है तो वानिकी भी कह सकते हैं कि एक कृषि के अंतर्गत आता है। और मत्स्य पालन यानी कि जो मछलियाँ पालते हैं बच्चे को, यानी मछली जो व्यापार करते हैं, मछली पाल कर बेचा खरीदा जाता है, सभी लोग मछली खाते हैं, तो मछली की जो पालन है वो अभी कृषि के अंतर्गत ही आता है। अगर पुराने समय से लेकर आज तक बातें करते जाए, अगर आपको देखा जाएगा कि कृषि को अगर शुरुआत में बातें करें तो कृषि क्या थी, कृषि के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले कृषि जब होती थी, हम लोग फसल, जो आप लोग सोच रहे हैं कि फसल हम लोग फसल किया रहे हैं कि फसल बोने की जो एक तरीके का तरीका था ना, वह पहले बहुत कठिन था। जैसे आप अपने जाइए दादा से, पुराने परदादा से, जो जिसके अभी हैं उनसे पूछिए कि आप बताइए दादाजी कि जब गांव में पहले लोग कैसे खेती करते थे, जब फसलें पैदा करना होता था तो किस प्रकार से खेती करते थे, खेती करते हुए क्या क्या समस्याएं आती थी। तो वही लोग बताएंगे कि सबसे पहले यानी कि गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता था, यानी कि गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता था, किंतु अब जो है खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग न होकर ट्रैक्टर का प्रयोग होता है। तो एक तरीके से ट्रैक्टर जो है कृषि का आधुनिक उपकरण है, कृषि का आधुनिक उपकरण है। यहाँ तक बातें समझ आएंगी। कृषि जो है, कृषि में लगातार हम लोगों ने वृद्धि की है, यानी कि उपकरण बनाने, टेक्नोलॉजी बनाने में। तो एक तरीके की कृषि में या मुर्गी पालन में हो, पशुपालन में हो, रेशमी कीट में हो, झींगा पालन में हो, बागवानी में हो, या फिर आपको कह सकते हैं मत्स्य पालन में हो, सारी चीज़ों में हम लोगों ने एक तरीके से वृद्धि की है। एक नया तरीका खोजा है इनको पालने का, बार बार हम लोग खोजते भी रहते हैं कि ताकि इनकी वृद्धि को और तेज़ी से बढ़ा सके और आर्थिक क्रिया में हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका निभा सके। बात करते हैं कि आप, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि आप अगर गांव में, आप अपने जाके गांव में देखिए कि आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इससे कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो आप अगर अपने गांव के थ्रू अगर आप जान जाएंगे कि हमारे गांव में खेती तो होती है, लेकिन उस खेती से हमारी आवश्यकताएं कितनी पूरी हो रही है, जब यह बातें आपको पता लग जाएंगी तो आप समझ सकेंगे कि कृषि से हमारे देश की आवश्यकताएं कितनी पूरी होती हैं, यह चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो देखिए ऐसी खेती बातें कर रहे हैं कि आप अपना सर्च कर सकते हैं जाकर कि हमारे गांव में खेती हो रही है तो उसकी जो आवश्यकताएं की पूर्ति हो रही है या कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं उसको हम लोग पूरा कर ले रहे हैं। दूसरी बात करेंगे कि ऐसी खेती या पैदावार, खेती को हम लोग पैदावार भी बोलते हैं, नहीं होते कि खेती हो गई है, भोजपुरिया शब्द है कि खेती हो गई है। खेती का मतलब पैदावार फसल की हो गई है, जिससे हमारे रोजाना या दैनिक जीवन में आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं या पूरी होती है। जो रोजाना की पूरी होती हुई आवश्यकता होती है उसको हम लोग निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। कौन सी कृषि? निर्वाह कृषि। निर्वाह का मतलब होता है आपका खाली जिंदगी ठेल कर नैया पार कर सके, जिंदगी की नैया ठेल कर पार कर सके, ऐसे कृषि को हम लोग निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। फिर से बता देते हैं कि निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि दैनिक जीवन यानी कि रोजाना जो पर डे की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करने में निर्वाह कृषि का अहम योगदान होता है। दूसरी बात व्यापारिक कृषि होती है, तो इसको भी आप लोग जाकर घर पर सर्च कर सकते हैं कि आपके गांव या मोहल्ला या कस्बा में कौन कौन सी फसल जो है बाजार में बेचने के लिए पैदा करते हैं। लोग देखते होंगे खेती करते हैं, तो जिसके पास ज़्यादा खेती होती है ना तो वह तो निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि उनके पास थोड़ी सी खेत है, वह अपने जीने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए खेती से फसल की पैदावार करवाते हैं, उनको तो निर्वाह कृषि कर दी जाए, यानी कि जीवन का निर्वाह करना, जीवन बिताना, जीवन का ठेल की नैया बिताना, वो निर्वाह में आ जाता है। यानी कि किसी भी तरीके से कृषि के ऊपर निर्भर है और उनकी भरपाई हो रही है, तो निर्वाह कृषि है। व्यापारिक कृषि का मतलब हो जाता है
कि जिसके पास ज़्यादा खेत होते हैं तो वे लोग पैसे कमाने के लिए कृषि करते हैं, यानी कि वे लोग महंगी महंगी चीज़ों के सोचेंगे कि हम बोएं, यानी कि फसल पैदा करें ताकि इनसे हमें अच्छी खासी पैसा मिले। तो आप पता लगा सकते हैं कि जो कृषि केवल स्थानीय यानी कि अपनी लोकल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की जाती है तो उसे हम लोग निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। पर जिस कृषि का उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे हम लोग व्यापारिक कृषि के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य होता है बेचना और इसका होता है जीवन व्यतीत करना, अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरी बात कर रहे हैं कि हमारी जो देश में है तो विभिन्न प्रकार की जलवायु है तथा विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो इसी वजह से हम लोग न सभी प्रकार की फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं। बात करें कि देश में पैदा होने वाली फसलों को हम लोग अपने 3 भागों में समझने के लिए बांट रखा है। पहला है खाद्यान्न फसल, दूसरा है नकदी फसल और तीसरा है पेय या बागानी फसल। बागानी या बागाती बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बागाती फसल लिख दिए हैं तो बागाती फसल है। अगर उसकी बात करें कि खाद्यान्न फसलें में, खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं जो हम लोग खाने में फसली मतलब खाने वाली फसल के लिए उपयोग में होने वाली चीज़ों को हम लोग खाद्यान्न फसल के नाम से जानते हैं। खाद्यान्न फसल कौन कौन सी होती हैं तो गेहूँ से हमें रोटी मिलती है, खाने में यूज करते हैं तो गेहूँ हो गई। चावल का मतलब हम लोग जिसको भोजपुरी में भात बोलते हैं तो भात को खाने में या चावल को खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो चावल भी हो गया, खाद्यान्न का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से बात करें कि जौ का भी आटा मिलता है, पशु के लिए खिलाने में यूज किया जाता है। आज के समय में, पहले तो मानव भी खाते थे लेकिन आज के समय में पशुओं के लिए यूज किया जाता है, ज़्यादातर बियर बनाने में यूज किया जाता है। तो एक तरीके से खाद्यान्न फसलें हो जाती हैं। इसके बाद चना का यूज हम लोग खाने में करते हैं तो चना भी एक प्रकार की खाद्यान्न फसलें हो गई। उसी तरीके से मटर हो गया, मटर भी, दाल भी, इसके बाद ज्वार भी, इसके बाद बाजरा भी। ये सारी की सारी जो फसल हैं ये फसलें कैसी हैं तो ये फसलें जो हैं खाद्यान्न फसलें के अंतर्गत आती हैं। उसी तरीके से नकदी फसलें की बात करेंगे तो नकदी फसलें क्या होती हैं, नकदी फसल में जिसको हम लोग बाजार में बेचें, इसके बाद पैसा उससे मिले, ज़्यादा पैसा मिले, नगद मिले, वैसे फसलों को हम लोग बोलते हैं नकदी फसलें। जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, तिलहन हो गया। तिलहन का मतलब जिससे हम लोग तेल प्राप्त करते हैं, वैसी फसलों को हम लोग तिलहन फसल बोलते हैं। और तंबाकू हो गया, तंबाकू को देखते हैं लोग पीने के लिए यूज करते हैं तो जो तंबाकू पैदा करते हैं उनको भी क्या मिल जाता है, पैसा अच्छी खासी मिल जाती है। यानी कि खाद्यान्न फसलें से जो नकदी फसलें होती है उनका रेट ज़्यादा होता है या पैसे कमाने की दृष्टि से ज़्यादा मतलब इनसे होती है। पेय या बागाती फसलें क्या होती है, यानी कि बागाती फसलें या पेय मतलब कि जिसको हम लोग ज़्यादातर पीने में यूज करते हैं, पीने में मिलाकर हम लोग उसको मटेरियल में डालते हैं। तो जैसे में हम बात कह सकते हैं कि पेय पदार्थों में पड़ने वाला चाय पी जाती है तो उसमें चाय डाल देता है, चाय की पत्ती, तो वह चाय जो आती है वह पेय एवं बागाती फसल के अंतर्गत रखी जाती है। चाय हो गया, कहवा हो गया, रबड़ हो गया और गरम मसाले हो गए, इलायची लौंग जो भी होती है इसके अंतर्गत आते हैं। तो वह फसल को हम लोग पेय एवं बागाती फसल के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं आगे कि फसलों के प्रकार। हमारे यहाँ जो फसल बोई जाती है ना ये अलग अलग मौसम में बोई जाती है, इसीलिए हम लोग प्रकार बोलते हैं। प्रकार का मतलब होता है कि जो चीज़ें इस बार हो गई हैं वो चीज़ें वह मौसम में अनुकूलित नहीं हो पाती हैं, यानी कि फसल जो है ना अपनी अपनी मौसम के अनुसार वह अनुकूलित होने के कारण उसी मौसम में होती हैं। इसी वजह से हम लोग इसको बांट रखे हैं कैटेगराइज करके कि कौन से मौसम में कौन सी फसल बोई जाएगी तो ज़्यादा बेहतरीन होगी। देखिए फसल की प्रकार की हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो फसल की प्रकार, पहली बात की हम लोग देखेंगे प्रकार में तो सबसे पहली रबी की फसल का मतलब होता है कि वे फसल, देखिए यहाँ पर लिखे हैं जाड़े से गर्मी तक इसकी फसल का जो जीवन चक्र है चलता है, यानी कि जाड़े से हम लोग बोते हैं गर्मी तक यह कट जाती है, गर्मी आते आते यह फसल की कटाई हो जाती है। तो ऐसी फसलों को हम लोग रबी फसल बोलते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस समय ठंडी चल रही है तो ठंडी में कौन कौन सी फसलें आप लोगों को दिखाई दे रही है, जैसे में गेहूँ इस समय है, चना है, मटर है, इसके बाद बोल सकते हैं सरसों है, अलसी है, राई है। तो यह सारी फसल जो है ना ठंडी में बोई जाती है। और जैसे ही गर्मी आने वाला रहेगा यानी कि मार्च अप्रैल का महीना आने वाला रहेगा तो यह फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड नंबर का टाइप्स है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें का मतलब हो जाता है कि यह जो
फसलें है ना वर्षा ऋतु से बोई जाती है तथा ठंडी आते आते यह काट ली जाती हैं। तो वर्षा ऋतु का मतलब हो जाता है कि आपका जून या जुलाई के महीने से शुरू हो जाती है इसकी बुआई। कौन कौन सी? धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, मूंग हो गया, जूट हो गया और इसके बाद मूंगफली हो गई। ये फसलें की जो होती है पैदावार गर्मी यानी कि गर्मी के बाद जो वर्षा ऋतु आती है उस बुआई लेकर और इसके बाद जब तक ठंडी नहीं आने वाली होती है तब तक इसका जीवन चक्र चलता है। यानी कि वर्षा से लेकर शीत ऋतु आने तक इसकी जीवन चक्र चलता है। जायद की फसलें क्या होती है? जायद की फसलें की एक तरीके से कह देते हैं कि इसकी जो जीवन चक्र होता है दो या 2.5 महीने 3 महीने का होता है। यानी कि पूरी गर्मी भर यह चलती है, यानी कि शुरू गर्मी से लेकर लास्ट गर्मी तक चलती है। यह फसल को हम लोग बोलते हैं जायद की फसल। जायद में कौन कौन सा आ जाएगा? यह मार्च अप्रैल में बोई जाएगी और जून जुलाई तक चलेगी। जैसे तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई और गर्मी वाली सब्जियां हो गई। तो यह सारी चीज़ें जो थी हम लोग फसलें देखे थे कि फसल के जो प्रकार थे रबी और इसके बाद खरीफ और जायद। इसके अंतर्गत कौन कौन से आपको फसलों के नाम बता दिए हैं। यह बहुत बेसिक बातें थी और इसके बाद ये लोग आप जीके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यह प्रश्न पूछा जाता है, इतनी ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको यह बातें पता नहीं होती है तो छोटा सा यह गलती आपके लिए 1-2 नंबर भी ले सकते हैं। इसीलिए आप यह चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत हार्ड बातें नहीं थी, छोटी सी बातें थी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।